हेलो एवरीवन, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल। एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल और ऑडिबल हो सभी को। यस, चलिए ग्रेट। स्टार्ट करें सेशन। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं। तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। Please think about it for 30 seconds. Repeat the slide with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, सो एडवर्ब्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने इसके पार्ट 1 में पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आज हम सीखने वाले हैं वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। हम एडवर्ब्स को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर 3 या 4 एडवर्ब्स हो तो कौन सा एडवर्ब पहले आएगा, कौन सा एडवर्ब बाद में आएगा। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि एडवर्ब को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा सकते हो। आपने बहुत बार देखा होगा, आपको इस तरीके से वर्ड्स लिखे होते हैं, डेफिनेटली, कॉमा, आई विल कम, नेवर, हैव आई गॉन देयर। 100% मैं आऊंगा, मैं कभी वहां नहीं गया। तो एडवर्ब्स स्टार्टिंग में लग सकते हैं। अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एडवर्ब्स का। जब एडवर्ब स्टार्टिंग में लगते हैं तो हम सेंटेंस का इन्वर्जन करते हैं, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे इन्वर्जन को। अगर एडवर्ब के आगे कॉमा लगा होता है तो इन्वर्जन नहीं होता। अगर एडवर्ब के आगे कॉमा नहीं लगा होता है तो अभी इन्वर्जन होता है। इस चीज को हम आगे सीखेंगे कि इन्वर्जन क्या होता है। अभी हम पोजिशन की बात कर रहे हैं। तो पोजिशन क्या है कि एडवर्ब स्टार्टिंग में बिल्कुल आ सकता है। एडवर्ब मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है। ही नेवर गोज देयर, वो कहीं नहीं जाता है। शी कभी वहां नहीं जाता है। शी सेल्डम विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, वो कभी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती है। तो आप देख रहे हो एडवर्ब को आप बीच में भी लगा सकते हो। शी हैज ऑलवेज इंजॉयड प्लेइंग द पियानो, ही विल क्विकली फिनिश द असाइनमेंट, दे हैव नेवर विजिटेड दैट म्यूजियम। तो एडवर्ब्स को आप मिडिल में भी लगा सकते हो, एडवर्ब्स को आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो। अगली बात करते हैं, क्या हम एडवर्ब को लास्ट में लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, एडवर्ब को लास्ट में भी लगाया जा सकता है। दे विजिट द पार्क ऑफन, वो ज्यादातर पार्क जाते हैं। अब मैं तुम्हें कल देखूंगी, कल मिलूंगी तुमसे। देखूंगी का मतलब क्या, मिलूंगी, मैं कल तुमसे मिलूंगी। उसने काम को जल्दी से कंप्लीट कर लिया। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल सा ये है कि एडवर्ब की पोजीशन स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एडवर्ब आपका बीच में भी आ सकता है, एडवर्ब आपका एंडिंग में भी आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे एरर के क्वेश्चंस आते हैं, कि अगर बहुत सारे एडवर्ब्स एक साथ आ रहे हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा एडवर्ब पहले आएगा, कौन सा एडवर्ब बाद में आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस गलत है। पहले एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी। उससे पहले सबसे पहले ये कोशिश करो ये बताने की कि कौन सा वर्ड कौन सा एडवर्ब है। शी सैंग ब्यूटिफुली, उसने कैसे गाना गाया? ब्यूटिफुली। हाउ, हाउ डिड शी सिंग? शी सैंग ब्यूटिफुली। जो शब्द हाउ का आंसर देता है वो कौन सा एडवर्ब होता है? वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो ये कौन सा एडवर्ब है? ये मैनर का एडवर्ब है। उसने पजल को क्विकली सॉल्व किया,
कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे सॉल्व किया? तुरंत सॉल्व किया, क्विकली, जल्दी जल्दी सॉल्व किया। उसने कैसे बोला? तेज बोला। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। कोई परेशानी किसी को भी? ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। इन द कॉन्सर्ट हॉल, अगर मैं इसको एक पूरा फ्रेज मानूं तो ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है। एट द लाइब्रेरी, इन द पार्क, तो ये क्या बता रहा है? पूरा का पूरा प्लेस बता रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है। ये येस्टरडे क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। लास्ट नाइट क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। दिस मॉर्निंग क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के एडवर्ब्स यूज किए हैं या एडवर्ब के फ्रेजेस यूज किए हैं। एक काम कैसे हो रहा है, एक काम कहाँ हो रहा है, और एक काम कब हो रहा है। हमेशा याद रखना, इस चीज को स्टार मार्क करके लिख लेना। जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो आप हमेशा क्या सीक्वेंस फॉलो करते हो? MPT। लिख लो इस चीज को, MPT। MPT का मतलब क्या है? पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस एकदम सही हैं। पहले किस तरीके से काम किया, फिर वो काम कहाँ किया, और फिर वो काम कब किया। पहले हाउ, फिर वेयर, और फिर व्हेन। आप इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। चलो अगली चीज, अब अगर इसमें एक तरह का एडवर्ब और ऐड कर दो जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? कितनी बार हुआ वो काम, हाउ मेनी टाइम्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? कि वो काम कितनी बार हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स वो काम हुआ है। तो हम क्या करते हैं? तो हम हमेशा MPFT कर देते हैं। MPFT का मतलब क्या हो गया बेटा? MPFT का मतलब हो गया कि सबसे पहले आप मैनर बताओगे, वो काम कैसे किया, फिर जगह बताओगे, वो काम कहाँ किया, फिर बताओगे वो काम कितनी बार किया, हाउ मेनी टाइम्स, और लास्ट में बताओगे वो काम कब किया। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाता है? हमारा सीक्वेंस हो जाता है MPF और T। जैसे हमने याद है एडजेक्टिव में पढ़ा था ओसेस कॉम्प। एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? ओसेस कॉम्प। पहले ओरिजिन, साइज, एज, शेप, कलर ऐसे करके पढ़ा था, है ना। सिमिलरली एडवर्ब वाले चैप्टर में क्या होता है? एडवर्ब वाले चैप्टर में होता है MPFT। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में क्या है? लास्ट में टाइम। तो शी गोज टू द जिम डेली इन द इवनिंग, फ्रीक्वेंसी पहले, इन द इवनिंग टाइम बाद। दे मेट एट द कैफे ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स फ्रीक्वेंसी, ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकेंड्स मीन्स टाइम। स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द लाइब्रेरी, इसको ऐसे भी मान सकते हो, एट द कैफे को भी पूरा प्लेस मान सकते हो, टू द जिम को भी पूरा प्लेस मान सकते हो। द स्टूडेंट्स गैदर इन द लाइब्रेरी प्लेस एवरी वीक, फ्रीक्वेंसी, आफ्टर क्लासेस, क्लासेस के बाद में मतलब कब, टाइम। तो आप देख रहे होगे इन सब में हमने कैसा लगाया है? PFT लगाया। कोई परेशानी किसी को? क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया एडवर्ब्स का? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एडवर्ब के चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक एक करके वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। तो आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये था। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस में पूछा जाता है, टू और टू, सो और दैट। चलो एक सेंटेंस लिखा मैंने आपको यहाँ पे, मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट दैट आई कैन सॉल्व इट। ये सेंटेंस गड़बड़ वाला है। क्यों? हमेशा याद रखना TOO का पेयर किसके साथ बनता है? TO2 के साथ। मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकती, तो ये गलत है, ये सही है। इट इज सो रेनी, बाहर इतनी बारिश हो रही है कि हमने डिसाइड किया
कि आउटडोर इवेंट को कैंसिल कर देते हैं। इट वॉज सो रेनी। अब यहाँ पे TO2 आ रहा है तो यहाँ पे TOO2 लगेगा। द टास्क वॉज टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व। टास्क इतना कॉम्प्लेक्स था कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। वेदर इतना गर्म था कि हम बाहर नहीं जा पा रहे। तो TOO2 के साथ ये टू लगता है, सो के साथ दैट लगता है। इस टू के अंदर नहीं अपने आप होता है। आप देख रहे हो, वेदर इतना गर्म था कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो इस टू के अंदर अपना नहीं है। टास्क इतना मुश्किल था, काम इतना मुश्किल था कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ये टू और टू क्या है, अपने आप में नेगेटिव होता है। सो दैट में कोई नेगेटिव नहीं होता, अलग से नॉट लगाना पड़ता है, अलग से कोई नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ता है। इज इट क्लियर सभी को? तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत बार एग्जामिनेशंस में मिलते हैं कि कभी टू के साथ दैट लगा देते हैं या सो के साथ टू लगा देते हैं और पूछते हैं कहां पर एरर है। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नन टू और ओनली टू के कॉन्सेप्ट पे। नन टू का मतलब होता है नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, नॉट वेरी। नन टू का मतलब क्या होता है, नॉट वेरी, मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बहुत ज्यादा इस काम में। ओनली टू का मतलब होता है मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, वेरी। तो नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, ओनली टू का मतलब होता है वेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इस चीज में। तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, चारों का मीनिंग समझने की कोशिश करना। वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। नन टू का मतलब क्या है, नॉट वेरी, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था। मूवी बहुत छोटी नहीं थी, नन टू का मतलब क्या है, नॉट वेरी। द मूवी वॉज नॉट वेरी शॉर्ट, मूवी बहुत ज्यादा छोटी नहीं थी। शी वॉज वेरी हैप्पी, ओनली टू का मतलब क्या होता है, वेरी, वो बहुत खुश थी प्रोजेक्ट में मदद करने में, उसको बहुत ज्यादा इच्छा थी, विलिंग मीन्स इच्छा होना, उसको बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो अपनी हेल्प दे सके। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, नन टू गलत होता है या ओनली टू गलत होता है, वहां पे एरर मार्क कर देते हैं। इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ स्पेशली लिखा है बेटा कि ये वर्ड्स गलत नहीं होते हैं। नन के साथ टू सही होता है और ओनली के साथ भी टू सही होता है, बस दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। क्लियर सभी को? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जहां पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और एग्जामिनर इस चीज का फायदा उठाते हैं, वो है फेयरली और रादर। एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रादर के साथ हमेशा दैन लगता है, रादर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन। ऐसा नहीं है, रादर के साथ दैन लगता भी है जब रादर एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है। जब रादर नॉर्मली एक एडवर्ब की तरह यूज होता है तो रादर के साथ हम कुछ नहीं लगाते, रादर को अकेला लिखते हैं। अब एग्जामिनेशन में बहुत बार फेयरली और रादर को लेके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फेयरली जो शब्द होता है ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए लगाते हैं, जबकि रादर ज्यादातर तो नेगेटिव के लिए लगता है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव के लिए भी लग जाता है। लेकिन जो फेयरली होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए ही लगता है। कोई परेशानी किसी को इस चीज में? तो फेयरली इज यूज्ड ओनली विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वेयर एज रादर कैन बी यूज विद बोथ द स्टेटमेंट्स। रादर जो है दोनों स्टेटमेंट्स में लग सकता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों ही शब्दों का मीनिंग होता है कुछ हद तक। दोनों ही शब्दों का मीनिंग क्या होता है, दोनों ही शब्दों का मीनिंग होता है कुछ हद तक, मतलब टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। तो यहां पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। फेयरली मीन्स ज्यादा पॉजिटिव सेंस में,
इसको आप फेयरली को इनफैक्ट कुछ हद तक नहीं, फेयरली का मतलब ज्यादा हद तक, मतलब फेयरली को पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। मीन्स फेयरली का मीनिंग क्या होता है, टू अ गुड एक्सटेंट, अच्छे हद तक, ज्यादा हद तक, मतलब अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस में यूज करें कि ये चीज अच्छी है। चलो अब बताओ, इसमें से 2 सेंटेंस गलत है, 2 सही है, जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। एवरीवन, शी वॉज फेयरली कॉन्फिडेंट, मतलब वो अच्छा खासा कॉन्फिडेंट थी अपनी एबिलिटी को लेके कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव के साथ तो फेयरली यूज कर लेते हैं, सही है। द वेदर वॉज फेयरली प्रेजेंट, वेदर जो है अच्छा खासा प्लेजेंट था एक आउटडोर पिकनिक के लिए, फेयरली को पॉजिटिव के साथ यूज कर लेते हैं, सही है। ही फेल्ट फेयरली अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल तो नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे फेयरली यहाँ पे क्या लगाएंगे, रादर लगाएंगे। उसको कुछ हद तक अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वो सराउंडिंग्स, आसपास का एरिया कैसा था, अनफेमिलियर था, वो नहीं जान, उसको उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बहुत नया था उसके लिए। अनफेमिलियर था मीन्स बहुत नया था। द टेस्ट रिजल्ट्स वर अनएक्सपेक्टेड गिवन द प्रेपरेशन, इतना अच्छा प्रिपरेशन किया बट टेस्ट रिजल्ट्स रादर यहाँ पे आए। तो रादर को नेगेटिव के साथ ही यूज करते हैं, कभी कभी पॉजिटिव के साथ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन फेयरली को हम नेगेटिव के साथ यूज नहीं करते। कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फेयरली और रादर का दूसरा डिफरेंस क्या होता है। फेयरली के साथ हम कभी भी TOO नहीं लगाते, फेयरली के साथ TOO कभी भी नहीं लगता, क्योंकि जो TOO वर्ड होता है नेगेटिव होता है, तो फेयरली तो पॉजिटिव के साथ यूज करते हैं, तो फेयरली के साथ TOO नहीं लगाते, जबकि रादर के साथ TOO लगा सकते हैं। रादर के साथ TOO गलत नहीं होता। 4 सेंटेंसेस दिए हैं, बताओ कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। एवरीवन, द वेदर वॉज फेयरली टू हॉट नहीं हो सकता, फेयरली के साथ टू नहीं लगता, वेदर वॉज फेयरली हॉट। इनफैक्ट इसको फेयरली को की जगह रादर ही कर लो, क्योंकि नेगेटिव टोन की बात हो रही है। कंफर्टेबल आफ्टरनून थी ही नहीं, तो वेदर बहुत ज्यादा गर्म था, नेगेटिव बात हो रही है, तो रादर करेंगे। द वेदर वॉज रादर टू हॉट फॉर अ कंफर्टेबल आफ्टरनून, बिल्कुल सही है। द वर्कलोड सीम फेयरली टू ओवरवेलमिंग, वर्कलोड बहुत ज्यादा था एक इंसान के लिए, नेगेटिव बात हो रही है, तो टू तो लगेगा ही नहीं, फेयरली भी नहीं लगेगा। द वर्कलोड सीम्ड रादर ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा था एक सिंगल इंसान के लिए, वर्कलोड रादर टू ओवरवेलमिंग था, हद से ज्यादा था एक सिंगल इंसान के लिए, ये भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और थर्ड आपके गलत हैं। क्यों? फेयरली को आप नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते हो, और फेयरली के साथ TOO नहीं लगा सकते। क्या रादर और फेयरली का डिफरेंस नंबर 2 क्लियर है सभी को? एवरीवन, चलो अगले पर आते हैं। अगला डिफरेंस क्या है फेयरली और रादर के बीच में। फेयरली को आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज करते हो। फेयरली को आप किसके साथ यूज करते हो? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज करते हो, जबकि रादर को आप पॉजिटिव के साथ भी यूज कर सकते हो और कंपैरेटिव के साथ भी यूज कर सकते हो। तो फेयरली को आप पॉजिटिव के साथ यूज करते हो, जबकि रादर को पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ यूज कर सकते हो। तो मील जो है फेयरली डिलीशियस थी, डिलीशियस पॉजिटिव डिग्री है, सही है। गार्डन लुक्ड रादर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव डिग्री है, सही है। मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी रादर यूज हो सकता है, सही। तो बेसिकली हमने जो पढ़ा, अगर मैं उसको एक टैब्यूलर फॉर्मेट में बात करूं, एक टेबल के फॉर्म में बात करूं, तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े फेयरली और रादर के। एक टेबल बना लेते हैं ना, टेबल बनाते हैं तो इजी हो जाती है ग्रामर, है ना। तो हमने 3 डिफरेंसेस पढ़े। डिफरेंस नंबर 1 क्या पढ़ा हमने? डिफरेंस नंबर 1 पढ़ा कि फेयरली को हम पॉजिटिव के साथ यूज करते हैं, रादर को हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। पहला डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस हमने क्या पढ़ा
कि फेयरली के साथ कभी भी TOO का इस्तेमाल नहीं हो सकता, रादर के साथ TOO का इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा डिफरेंस हमने क्या पढ़ा कि फेयरली के साथ सिर्फ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, जबकि रादर के साथ पॉजिटिव डिग्री भी आ सकती है और रादर के साथ कंपैरेटिव डिग्री भी आ सकती है। तो रादर के साथ दोनों आ सकते हैं, फेयरली के साथ सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आती है। ये 3 डिफरेंसेस थे फेयरली और रादर में, जो आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते। कोई परेशानी? फेयरली ब्यूटीफुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा, क्या प्रॉब्लम? तीनों डिफरेंसेस क्लियर हैं सभी को? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगेन, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, जो मैं आपको बार बार बताती भी रहती हूँ। जब हम एरर के क्वेश्चंस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत बार यूज करते हैं। देखो, नाउन के साथ ly लगाओगे तो क्या बनता है? नाउन के साथ ly लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और अगर एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं तो क्या बनता है? एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है। तो अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया तो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से समझना। ही स्पोक फ्रेंडली, उसने फ्रेंडली बात करी। अब इस सेंटेंस को देखना, इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, वॉट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। ध्यान से समझना, अगर ये बात समझ गया तो उसका मतलब है एडवर्ब और एडजेक्टिव का मेन कॉन्सेप्ट समझ गए। स्पोक एक वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे एक एडवर्ब आना चाहिए। ही स्पोक फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या है? एडवर्ब होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है। चलो, अब फ्रेंडली को अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये तो फ्रेंड के साथ ly लगा दिया है। फ्रेंड एक इंसान होता है तो ये नाउन होता है, नाउन के साथ ly लगा दिया है। नाउन के साथ ly लगाते हैं तो ये तो एडजेक्टिव होता है भाई। तो फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस गड़बड़ है। यहां एडवर्ब यूज करना था, यूज कर दिया एडजेक्टिव। सेंटेंस गड़बड़ है तो सही कैसे करेंगे? सही करने का तरीका है ही स्पोक इन अ फ्रेंडली मैनर। उसने कैसे बात करी? उसने एक फ्रेंडली मैनर में बात करी। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मैनर नाउन था, नाउन के बारे में जिस वर्ड ने बताया वो एडजेक्टिव हो गया। फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो बिल्कुल सही हो गया। कोई परेशानी किसी को भी? चलो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे बताना इसमें क्या गड़बड़ है। मैंने लिखा ही कम्स वीकली टू माई हाउस, वो मेरे घर हर हफ्ते आता है। इस सेंटेंस में बताओ मुझे क्या गड़बड़ है। ही कम्स वीकली टू माई हाउस, मैम कम्स वर्ब है, कैसे आता है? हर हफ्ते आता है, तो वीकली एडवर्ब होना चाहिए। कम्स वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, तो वीकली क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। अब अगर वीक को ध्यान से देखेंगे तो ये वीक प्लस ly है, वीक तो नाउन होता है, नाउन प्लस ly है, तो इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव है भाई। तो यहां तो एडवर्ब आना चाहिए था, वीकली तो एडजेक्टिव है, तो ये तो गड़बड़ है। ये तो क्या है? गड़बड़ है। तो इसको ठीक कैसे करोगे? इसको ठीक करोगे ऐसे, ही कम्स एवरी वीक टू माई हाउस। वीक नाउन हो गया, नाउन के बारे में जिस वर्ड ने बताया वो एडजेक्टिव हो गया, एवरी एडजेक्टिव हो गया। कोई परेशानी किसी को भी? तो
हमको बहुत ध्यान लगाना होता है, और यही एग्जामिनर इस चीज का फायदा उठाते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस बना देते हैं कि वहां पे एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो कुछ वर्ड्स जो हमें दिखने में ऐसा लगता है, बहुत सारे बच्चे इस बात को रट लेते हैं कि लास्ट में एल वाई लग रहा है तो वह एडवर्ब है। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट से बाहर आओ कि लास्ट में एल वाई लगता है तो एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं होता है। लास्ट में एल वाई एडजेक्टिव भी होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई होता है बट वो एडजेक्टिव होते हैं? फ्रेंडली, मिजरली मीन्स कंजूसी, कंजूस तरीके से। निगर्डली मीन्स कंजूस तरीके से, सॉरी कंजूस तरीके से, हाँ। कावर्डली मीन्स कंजूस तरीके से। वीकली, ईयरली, मंथली, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं, ये एडवर्ब्स नहीं हैं। मैनली, मैन प्लस एल वाई है, तो ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, दे आर नॉट एडवर्ब्स। कोई परेशानी किसी को? चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पे आते हैं, जो डिफरेंसेस हमको बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है हार्ड एडजेक्टिव है, इसी का एडवर्ब है हार्डली। हार्ड एडजेक्टिव है और इसी का एडवर्ब क्या है? हार्डली। गलती है। हार्ड बिल्कुल ही अलग शब्द होता है, हार्डली बिल्कुल ही अलग शब्द होता है। हार्ड का मीनिंग क्या होता है? मेहनत। ही वर्कड हार्ड, उसने क्या किया? बहुत मेहनत करी। हार्ड का मतलब एक और क्या होता है? डिफिकल्ट। इट इज अ हार्ड क्वेश्चन। वो क्या है? ये हार्ड क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो हार्ड यहां पे अगर आप देखोगे तो एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है, कैसे मेहनत करी, कितना काम किया, बहुत मेहनत किया। यहाँ पे हार्ड क्या है? यहाँ पे हार्ड एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस नाउन के बारे में बता रहा है। कैसा क्वेश्चन था? हार्ड क्वेश्चन था। तो हार्ड जो है एडवर्ब भी होता है, हार्ड जो है एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन ये हार्डली सिर्फ एडवर्ब होता है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयर्सली, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? सेल्डम। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? ना के बराबर। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके एडवर्ब्स होते हैं। ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ऑल ऑफ देम आर एडवर्ब्स। कोई परेशानी हार्ड और हार्डली में? हार्डली, हैव आई स्टेप्ड इन, मुश्किल से मैंने कदम अंदर ही रखा था। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लग गई। हार्डली हैड कर दो। हार्डली हैड आई स्टेप्ड इन, इट स्टार्टेड रेनिंग, मुश्किल से मैंने कदम अंदर ही रखा था कि बारिश होने लग गई। अगले पे आते हैं फ्री वर्सेस फ्रीली। ये भी बहुत सारे लोगों को एक जैसे शब्द लगते हैं। फ्री का मतलब होता है एट नो कॉस्ट। फ्री है यार, ये प्रोडक्ट फ्री है। तो फ्री कॉस्ट से रिलेटेड होता है, मुफ्त का है। मुफ्त, मुफ्त नहीं, मुफ्त आधा फाई है। जबकि फ्रीली ये एडजेक्टिव होता है, जबकि फ्रीली एडवर्ब होता है, लेकिन इसका मुफ्त से कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है विदाउट एनी रेस्ट्रेंट, विदाउट एनी कंट्रोल, आजाद। ये फ्रीली का मतलब क्या है? आजाद। ये फ्रीली इस आजाद वाला, हाँ, एक फ्री का मतलब आजाद भी होता है, तो ये उस वाला, वो वाला एडवर्ब है। इस एट नो कॉस्ट का कोई एडवर्ब नहीं होता है। दिस प्रोडक्ट इज फ्री, ये प्रोडक्ट क्या है? फ्री है। क्या है ये? फ्री, बताओ। एडजेक्टिव है।
ही स्पोक फ्रीली, उसने एकदम फ्रीली बात करी, ये क्या है? एडवर्ब। कोई परेशानी किसी को? चलो अगला, हाई वर्सेस हाईली। हाई मीन्स ऊंचा, हाइट से रिलेटेड है। दिस बिल्डिंग इज वेरी हाई, बहुत ऊंची है भाई। हाईली हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी के बहुत अच्छे होने के लिए। तो जैसे मैंने बोला, मैं किसी से मिली और मैंने बोला कि आई हैव अ फ्रेंड हु स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ यू, मीन्स बहुत अच्छा, मीन्स ये करिए टू अ गुड एक्सटेंट। कोई काम जो आपने बहुत अच्छे उस तक अच्छे एक्सटेंट तक किया हो या बहुत अच्छा किया हो, ये गुड मैनर के लिए यूज किया जाता है। मैनर कैसा है, तरीका कैसा है, बहुत अच्छा है। तो ही स्पोक हाईली ऑफ यू, इसका मतलब क्या? उसने बहुत अच्छी बातें की हैं या आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोला, तो ही स्पोक हाईली ऑफ यू। या फिर दिस मूवी इज हाईली इंटरेस्टिंग, ये जो मूवी है बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट मीन्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो हाई और हाईली सेम वर्ड का एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं है, दोनों का मीनिंग ही बिल्कुल अलग होता है। मैम सॉन्ग याद आ गया, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। चलो यहां पे बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं, लाउड वर्सेस अलाउड। ये बहुत, इसके ऊपर 4-5 स्टार मार्क कर लेना। लाउड का मतलब क्या होता है? तेज बोल लो यार। लाउड मीन्स ही स्पोक, लाउड का एडवर्ब होता है लाउडली, ही स्पोक लाउडली। या फिर एक होते हैं लाउड स्पीकर्स, तो ये लाउड एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब है लाउडली। और दोनों का ही मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज, मीन्स हाई इन पिच। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाई इन पिच, बहुत ज्यादा तेज। तो ही स्पोक लाउडली, लाउड स्पीकर्स मीन्स बहुत तेज। दूसरा होता है अलाउड, अलाउड मीन्स इतना कि बस सुनाई दे। अलाउड का मतलब तेज नहीं होता, लाउड का मीनिंग होता है तेज, अलाउड का मीनिंग क्या होता है? इतना कि बस सुनाई दे, मीन्स कैन बी हर्ड। ऑडिबल हो जाओ, बस ऑडिबल हो जाओ, बस इतना। इसका मीनिंग होता है बहुत तेज और इसका कि बस इतना कि सुनाई दे। प्लीज स्पीक अलाउड। तो मैं ये नहीं कह रही कि ऊंचा बोलो, मैं कह रही हूं इतना बोलो कि बस सुनाई दे। क्या लाउड और अलाउड में डिफरेंस क्लियर है सभी को? एवरीवन। तो अलाउड मीन्स सिर्फ सुनाई दे और लाउड मीन्स बहुत तेज। कोई दिक्कत? चलो एडवर्ब के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहले आप बताना इस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ सेंटेंसेस गलत हैं और कुछ सही हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से गलत हैं, कौन कौन से सही हैं। सभी लोग बताएंगे। Some sentences are wrong and some are correct. So you have to identify which ones are wrong and which ones are correct. चलो try it out. सभी लोग ट्राई करके बताएंगे। हाँ बेटा, अलाउड एडवर्ब है बिल्कुल। प्लीज स्पीक अलाउड, वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो अलाउड इज एन एडवर्ब। बच्चे का डाउट है, अलाउड क्या एडवर्ब है? चलो अलाउडली जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। एडवर्ब के आगे कभी थोड़ी ना एल वाई लगाते हो। समझ में आ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट सभी को?
दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट। कितने लोगों के सारे सही निकले? कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, फिर इन सेंटेंसेस में दोबारा आएंगे। ये जो वर्ड्स होते हैं इलेक्ट, नेम, कंसिडर, थिंक, अपॉइंट, कॉल, चूज, मेक, इन शब्दों के साथ हम एज नहीं लगाते। वी डू नॉट यूज एज विद दीज वर्ड्स। एक तो क्या, इनको याद कैसे करोगे भाई? ऐसे याद करना मुश्किल है, तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ। जब आप किसी को इलेक्ट कर रहे हो, आपने उसको अपॉइंट किया, आपने उसके बारे में सोचा, आपने उसको कंसिडर किया, आपने उसको चूज किया, मतलब आपने उसको अपने मन में सोचा कि ये भी अच्छा हो सकता है, तो कभी एज मत लगाना। आपने उसको बुलाया, आपने उसका नाम दिया, आपने उसको कुछ बनाया, तो इनके साथ कभी एज नहीं लगेगा। सर एक जैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। वही है कि आपने उसको सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया, अपॉइंट किया, सोचा उसके बारे में, चूज किया, उसको बुलाया, उसको बनाया, उसको नाम दिया, कभी एज मत लगाओ। यू विल नेवर 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 यूज एज विद देम। तो दे इलेक्टेड हर एज प्रेसिडेंट, गलत है। दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट। शी कंसिडर्ड हिम एज द बेस्ट कैंडिडेट, गलत है। शी कंसिडर्ड हिम द बेस्ट कैंडिडेट। दे अपॉइंटेड हर द मैनेजर, सही है। तो जब आप किसी को कंसिडर कर रहे हो, मान रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, बुला रहे हो, सोच रहे हो, तो कभी एज नहीं लगाते। कोई परेशानी? चलो, अब यहां एज नहीं लगता, तो कहां कहां एज लगता है? कहां कहां एज लगता है? तो इन सब में एज लगता है। किसी को रिगार्ड मान रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, देख रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, पोर्ट्रे दिखा रहे हो, डिपिक्ट दिखा रहे हो, तो इन सब के साथ एज लगता है। यू ऑलवेज यूज एज विद देम। तो आप बचपन में पढ़ते थे, बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इन शब्दों के साथ आप एज नहीं लगाते। सॉरी, इन सब शब्दों के साथ आप एज लगाते हो। एग्जामिनेशन को ना, एग्जामिनर के वो इतने सारों की नहीं पता होती, मतलब इतने सारों को चेक नहीं करना होता उनको। एग्जामिनर के दो फेवरेट है, एक तो कंसिडर्ड फेवरेट है एग्जामिनर का, और एक डिफाइंड फेवरेट है। इसी को बार 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 पूछते रहते हैं। तो याद रखो, डिफाइंड के साथ एज लगाते हैं, कंसिडर के साथ एज नहीं लगाते। बाकी सारे एग्जाम्स में नहीं आए हैं, ये कंसिडर और डिफाइन वाले ही एग्जाम्स में आए। तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मुझे बताना सही है या गलत है। ही कॉल्ड हर सेनोरिटा एज सेनोरिटा, बताओ सही है गलत है? ही कॉल्ड हर एज सेनोरिटा, गलत है। ही कॉल्ड हर सेनोरिटा, एज नहीं। क्लियर? तो कॉल के साथ इलेक्ट, कंसिडर, अपॉइंट, मेक, चूज, एज नहीं लगे। चलो, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। यहां पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कोई मुझे बता सकता है इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं, कौन कौन से गलत है? चलो पहले आप ट्राई करो, फिर हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पता ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ना आपको, कि पहले मैं आपको सेंटेंसेस दिखा रही हूँ, आपको बोल रही हूँ कि आप पहले बताओ, फिर उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ये एक तरीका होता है इंग्लिश पढ़ाने का। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि हम पहले आपको सिचुएशन के साथ, पहले आपको सिचुएशन दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद उसके पीछे का छुपा हुआ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। तो जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव वे ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव वे ऑफ टीचिंग क्या होता है? पहले सिचुएशन को फेस करो, उसके बाद उसके पीछे की थ्योरी पढ़ो।
इसका उल्टा होता है डिडक्टिव वे ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले डेफिनेशन बताई, पहले रूल बताया, फिर क्वेश्चंस करवाए। तो साइंस सेज दैट इंडक्टिव वे ऑफ टीचिंग इज बेनिफिशियल। चलो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही। कितने लोगों के सही निकले? चलो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आपको बीई वाली वर्ब दी हुई हो, कौन सी वर्ब दी हुई हो? बीई वाली। बीई वाली वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको कहते हैं बीई वाली वर्ब्स। जब भी आपको सेंसेशन वाली वर्ब दी हुई हो, सेंसेशन वाली वर्ब का मतलब क्या होता है? आपके जो 5 सेंसेस होते हैं, आंख, कान, टंग, नोज, टच, तो 5 सेंसेशंस कौन कौन से हो गए? टंग का हो गया टेस्ट, आंखों का हो गया सी, ईयर्स का हो गया हियर, नोज का हो गया स्मेल, और टच का हो गया टच। अब इनको हियर की जगह साउंड भी लिख सकते हो, सी की जगह लुक भी लिख सकते हो। तो ये जब भी सेंसेशन वाली वर्ब्स होती हैं और ये बीई वाली वर्ब्स होती हैं, इनके आगे हम हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे कि हम वर्ब के आगे एडवर्ब लगा रहे थे, याद है? हम क्या कर रहे थे? शी राइट्स स्लोली लिख रहे थे, याद आ रहा है? तो राइट वर्ब थी, तो वर्ब के आगे क्या लिख रहे थे? वर्ब के आगे एडवर्ब लगा रहे थे। अब मैंने इसको लिखा शी लुक्स, अभी भी वर्ब ही है लुक्स, लेकिन ये वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गई, या फिर ये वर्ब हो गई कि वो दिखती कैसे है। तो इसके आगे आप एडजेक्टिव लगाओगे, ब्यूटीफुली नहीं लगाओगे, शी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं, शी लुक्स ब्यूटीफुल, क्योंकि हम शी के बारे में ही बता रहे हैं, लुक्स के बारे में नहीं बता रहे कि वो कैसे देख रही है। वो ब्यूटीफुल दिख रही है, तो हमने शी के बारे में ही बताया, तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव बनाया। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? ये तो चलो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट आप इसको रट लोगे, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का कारण ये है कि फ्लावर्स अगर स्मेल कर रहे हैं ब्यूटीफुल, तो स्मेल नहीं, फ्लावर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लावर्स के अंदर से ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है। तो बात हम फ्लावर्स की ही कर रहे हैं और नाउन के बारे में बात करते हैं तो एडजेक्टिव लगाते हैं, ना कि एडवर्ब लगाते हैं। तो अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर गहराई में जाके देखोगे तो पता चलेगा बात नाउन की हो रही है, ना कि वर्ब की हो रही है। और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? ब्यूटीफुल आएगा। द फ्लावर्स स्मेल ब्यूटीफुल। बात साउंड की नहीं, म्यूजिक की ही हो रही है, तो द म्यूजिक साउंड्स अमेजिंग। द सूप टेस्ट डिलिशियसली, बात टेस्ट की नहीं, बात सूप की ही हो रही है, तो द सूप टेस्ट डिलिशियस। क्या ये बात समझ आई सभी को? तो जब भी हम बीई वर्ब्स की बात करते हैं और जब भी हम वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? हम उनके आगे एडजेक्टिव लगाते हैं, ना कि हम एडवर्ब लगाते हैं। बीई वर्ब्स जैसे शी इज, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इज क्या है? बीई वाली वर्ब है, तो एडजेक्टिव आएगा। शी इज ब्यूटीफुल ही नहीं होगा, शी इज ब्यूटीफुल। तो चाहे बीई वर्ब्स की बात हो रही हो, चाहे फिर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की बात हो रही है, कोई ऐसी वर्ब की बात हो रही है जो बात उसी की बात नाउन की ही कर रही हो, तो हम उसके आगे हमेशा एडजेक्टिव लगाएं। कोई परेशानी इसके कॉन्सेप्ट नंबर 1 में? चलो अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? जब ग्रामर बन रही थी तो उन्होंने बोला नहीं यार, कुछ और भी करते हैं, कुछ और वर्ड्स भी ऐड करो। जैसे द वाटर इन द लेक बिकेम टर्बिड, तो पानी ही तो टर्बिड हुआ है, तो ये भी तो पानी के बारे में ही बात कर रहा है, तो यहां पे भी एडजेक्टिव लगाओ। शी ग्रू इम्पेशेंट वेटिंग फॉर द बस, तो शी ही तो है जो इम्पेशेंट हुई है,
तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव लगाओ। द बेड कीप्स फ्रेश इन द रेफ्रिजरेटर, तो ब्रेड ही तो है जो फ्रेश है, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव लगाओ। तो कुछ वर्ड्स को और आइडेंटिफाई किया गया जिन वर्ड्स के आगे फिर से एडजेक्टिव आना चाहिए। तो वो वर्ड्स कौन कौन से निकले? वो वर्ड्स निकले बी, बिकम, गेट, ग्रो, कीप, मेक, मूव, डर्न। इन सबको भी हम किससे बताने लग गए? इन सबको भी हम एडजेक्टिव से बताने लग गए। टर्बिड का मीनिंग होता है कि अनक्लियर हो गया, पानी क्लियर नहीं रहा, पानी के आर पार नहीं दिख रहा, टर्बिड हो गया, झाग झाग से आ गई, गंदगी आ गई। तो इन सब के आगे भी हमने क्या करना? मॉडिफाई किससे किया इनको? इन सारे शब्दों के आगे भी हमने एडजेक्टिव्स ही लिखे, हमने एडवर्ब्स नहीं लिखे। तो शी ग्रू, जैसा भी हमने सेंटेंस लिखा था इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट हो गई, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एडजेक्टिव लगाया। ही गॉट इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट हो गया। तो लग ऐसा रहा है ऊपर ऊपर से देखने में कि ग्रो या गॉड की बात हो रही है, बट एक्चुअल में ही और शी की बात हो रही थी। और जो शब्द प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? एडजेक्टिव लगा रहे हैं। शी बिकेम नर्वस, वो नर्वस हो गई, तो बात शी की ही हो रही है, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? इसलिए हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं। हम बिकेम के हिसाब से नहीं लगा रहे, हम वर्ब के हिसाब से नहीं लगा रहे। क्लियर सभी को? एवरीवन? गहराइयों में जा रहे हैं हम इसकी। चलो अब एडवर्ब्स के अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मुझे बताओ इनमें क्या गलती है? हमेशा याद रखना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन दोनों के बीच में कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लगा सकते। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो इनके बीच में कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लगा सकते। तो टू क्विकली फिनिश नहीं, टू फिनिश द असाइनमेंट क्विकली, यहां पे भी नहीं लगा सकते, वर्ब के बाद भी नहीं लगा सकते। टू फिनिश क्विकली द असाइनमेंट नहीं, टू फिनिश द असाइनमेंट क्विकली। टू ओपन द डोर साइलेंटली, एडवर्ब ऑफ मैनर है, लास्ट में लगाएंगे। टू रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बट बहुत बार एरर्स में आते हैं। तो टू और V1 के बीच में कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लगता है। एडवर्ब ऑफ मैनर उस केस में हमेशा लास्ट में लगेगा, जिस चीज की बात हो रही है उसके बाद लगेगा। डोर को साइलेंटली ओपन करने की बात हो रही है तो डोर के बाद लगेगा। असाइनमेंट को फिनिश करने की बात हो रही है तो असाइनमेंट के बाद लगेगा। डॉक्यूमेंट को पढ़ने की बात हो रही है तो डॉक्यूमेंट के बाद लगेगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये एडवर्ब का पार्ट 2 की क्लास है। एडवर्ब के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बचता है, जो कि इन्वर्जन है। इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम एडवर्ब से आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। हाँ, इन्वर्जन क्या कहता है? इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्ट करना। इन्वर्जन को समझने से पहले एक चीज समझते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा और एक मैंने क्वेश्चन लिखा। मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट और क्वेश्चन में क्या फर्क होता है? मैंने लिखा आई एम टीचिंग, मैंने लिखा एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूं? तो इस स्टेटमेंट में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? जल्दी से बता दो मुझे। 2 फर्क है। पहला फर्क है यहां पे फुल स्टॉप है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। दूसरा फर्क क्या है कि यहां पे सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है। यहां पे उसका उल्टा हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है।
बस यही दो फर्क होते हैं, एक स्टेटमेंट में और एक क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्वेश्चन में इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि हमें एक अलग फॉर्म बनाना होता है सेंटेंस का। तो हम बस इतना सा करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, इसका मतलब है वो क्वेश्चन बन जाता है। चलो, यही इन्वर्जन तब भी होता है जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है और वो एडवर्ब के आगे कॉमा नहीं लगा होता। कुछ कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं जिनमें इन्वर्जन होता है वो भी अभी मैं आपको बताऊं। तो जब एडवर्ब स्टार्टिंग में लगता है तब भी हम इन्वर्जन करते हैं, और दो तरह के इन्वर्जन्स किए जाते हैं जब एडवर्ब स्टार्टिंग में लगता है। एक को हम बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन और एक को हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, जबकि कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, मेन वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, पार्शियल इन्वर्जन को समझते हैं फिर मेन इन्वर्जन को समझेंगे। तो आपको ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं सभी को। चलो अब इन शब्दों को देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेल्डम, इस डस को हटा दो, इसको भी हटा दो। सेल्डम डज ही कम हियर, बहुत कम ही वो यहां आता है। सेल्डम डज ही कम हियर, समझ में आ रहा है। सेल्डम एक एडवर्ब था, हमने पढ़ा था। एडवर्ब से हमने स्टार्टिंग करी तो यहां पे क्या लगाई, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने यहाँ पे मेन वर्ब लगाई, और फिर हमने बाकी का बचा हुआ सेंटेंस लगाया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। एक और सेंटेंस मैंने लिखा, नेवर डिड ही फिनिश इट, उसने इसको कभी भी फिनिश नहीं किया। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, नेवर एडवर्ब लगाई, फिर मैंने डिड हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने यहाँ पे मेन वर्ब लगाई, और फिर मैंने यहाँ पे बचा हुआ सेंटेंस। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पार्शियल इन्वर्जन हो गया। सेल्डम मीन्स बहुत कभी कभार, ना के बराबर, उसको बोलते हैं सेल्डम। तो पार्शियल इन्वर्जन की एक सिंपल सी चीज क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। कोई परेशानी किसी को? तो कुछ सेंटेंसेस देखो, यहां पे मैंने कुछ कुछ गलतियां करी हैं, इन गलतियों को ठीक करो। फर्स्ट वाले को ठीक करो, अगर इनको ठीक कर लिया तो आपको इन्वर्जन आ जाएगा। रेयरली डज ही, सेल्डम डज शी, नेवर शैल आई। क्या तीनों को ठीक कर लिया सभी ने? तो जब भी इन्वर्जन होगा, एडवर्ब स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। कोई परेशानी? चलो अगला देखो, एक नॉर्मल सेंटेंस है और एक इन्वर्टेड सेंटेंस है। सेल्डम हैव आई सीन सच ब्यूटिफुल वर्क। तो ये था आपका पार्शियल इन्वर्जन। अब हम आते हैं किस चीज पे, अब हम आते हैं कंप्लीट इन्वर्जन पे। कंप्लीट इन्वर्जन क्या कहता है? कंप्लीट इन्वर्जन कहता है कि भाई मेन वर्ब भी पहले आ जाएगी। और कंप्लीट इन्वर्जन कब किसके केस में लगता है? हियर, हियर कम्स द किंग। तो हियर आपका एडवर्ब था, ये आपका मेन वर्ब था, और ये आपका सब्जेक्ट था।
तो हियर कम्स द किंग, यहां राजा आते हैं। तो आपने देखा कम्स को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा, ये क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्योंकि इन्वर्जन बहुत बार देखने को मिलता है। देखो क्या तीनों में इन्वर्जन समझ में आ रहा है? बहुत कम ही होता है कि हमें इतना बढ़िया डांस देखने को मिलता है, ना के बराबर ही तुम इतना अच्छा म्यूजिक सुनोगे। तभी मुझे समझ में आया कि भाई ट्रेजेडी क्यों हुई। क्या समझ में आ रहा है? तीनों क्या है, एडवर्ब्स है। इसके बाद मैंने तीनों में क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, और फिर मैंने तीनों के क्या लगाए, सब्जेक्ट लगाए। तीनों में क्या हुआ है, पार्शियल इन्वर्जन हुआ। हार्डली हैड आई गॉट इनटू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग। हार्डली के बाद क्या लगाया, हार्डली, और फिर जाके सब्जेक्ट लगाया। क्या सभी को एडवर्ब्स क्लियर हैं? अब अगली क्लास जब आपकी होगी, जब हम एडवर्ब्स के क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सभी से, कि सभी लोग इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 अच्छे से पढ़ के आएंगे, जिससे कि हम अगली क्लास में सारे के सारे एडवर्ब्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 and go. English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. Complete inversion देखना है, मैं दिखा देती हूँ complete inversion. ये इसमें मैंने आपको और बहुत सारे examples ऐड किए हुए हैं inversion के। देखो, this is complete inversion. Here comes the bus. Here is your coffee. ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं, कंप्लीट इन्वर्जन के एग्जाम्पल्स हैं। कम्स यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। इसमें क्या है, ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है हियर इज योर कॉफी। तो ये इज क्या है, मेन वर्ब है। तो जब भी मेन वर्ब पहले आ जाती है तो क्या हो जाता है, कंप्लीट इन्वर्जन हो जाता है। मेन वर्ब बाद में है तो ये क्या हो जाता है, पार्शियल इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, चलिए देयर के केस में भी कंप्लीट हो जाता है, हियर देयर में होता है, देयर गोज द किंग, वहां राजा जा रहे। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। ठीक है, चलिए तो सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।